नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखिए, ये टॉपिक मैं इस प्रकार से क्लियर कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप किसी डिग्री कॉलेज में हो या स्कूल 12th में हो, हर स्टैंडर्ड पे आपको ये काम आने वाला बिंदु है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, 1177 से 1192। देखिए, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक हुए हैं। ठीक है, इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था और ये 1177 ईस्वी में यानी 11 साल की उम्र में शासक बनते हैं। ये राय पिथौरा के नाम से भी जाने जाते हैं। सोमेश्वर चौहान इनके पिता थे। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात जब 11 साल की उम्र में शासक बने, तो हम जानते हैं 11 साल की उम्र है वो कम होती है, तो इनको संरक्षण मिला इनकी माता कर्पूरी देवी का। कर्पूरी देवी जो इनकी माता थी वो एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, इसलिए उन्होंने उनको संरक्षण दिया और उनके प्रधानमंत्री थे कदमवास और सेनापति रहे भुवने कमल। इन्होंने इनका पूरा सहयोग दिया और भुवने कमल और कदमवास की ही देन थी कि पृथ्वीराज चौहान है वो अपने प्रारंभिक कार्यों में सफल सिद्ध हो गए। एक साल बाद यानी 1177 में वो शासक बनते हैं और एक साल बाद 1178 में पृथ्वीराज चौहान सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। और सत्ता हाथ में लेने के पश्चात अपने विश्वास पात्र जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को वो ऊंचे ऊंचे और मजबूत पदों पर नियुक्त करते हैं ताकि वो अपने आप को स्थायित्व प्रदान कर सकें। अब हम इनके विजय नीति की बात करें तो उन्होंने शासक बनने के बाद विजय नीति है उसका सहारा लिया। अब उसने विजय नीति का सहारा क्यों लिया, ये इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यदि हम माने तो ये 3 कारण बताते हैं जिनके कारण इनको विजय नीति का सहारा लेना पड़ा। अब वो 3 कारण कौन कौन से हैं? स्वजन, यानी इनके जो स्वजन थे, परिवार के व्यक्ति थे। जैसा हर शासक के साथ देखो ऐसा होता आया है कि जब कोई राजा बन रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान है वो एक अल्पायु है, ठीक है, तो पड़ोसी क्षेत्रों की बढ़ती हुई शक्ति को दमन करने के लिए भी विजय नीति का सहारा लेना जरूरी था। तीसरा है विदेशी। इस समय विदेशियों का भारत पर आक्रमण लगातार हो रहा था। उस स्थिति से निपटने के लिए भी पृथ्वीराज चौहान को क्या लेना पड़ा? विजय नीतियों का सहारा लेना पड़ा। अब पृथ्वीराज चौहान है, हम उनकी सफलताओं की बात करें, उन्होंने प्रारंभिक तौर पर किस प्रकार क्या क्या सफलताएं प्राप्त की, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो देखिए ये इनको कुछ बिंदु के अंदर मैंने डिवाइड करने का प्रयास किया है ताकि हम इसको आसानी से ध्यान रख सकें। सबसे पहले अपर गांगे का दमन। पृथ्वीराज चौहान जब शासक बनते हैं तो शासक बनते ही उनको अपने चाचा अपर गांगे के विद्रोह का सामना करना पड़ता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान है वो उनके विद्रोह को दबाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन विद्रोह दब गया, यही बात खत्म नहीं हुई। अपर गांगे के पश्चात भी विद्रोह जारी रहा। अपर गांगे के भाई नागार्जुन, यानी अपर गांगे का जब दमन कर दिया गया तो उनके भाई नागार्जुन ने दमन का नेतृत्व संभाल लिया। नागार्जुन ने क्या किया? गुरुग्राम, गुड़गांव जो आय की नाम है, आज उसको गुरुग्राम कहते हैं, तो गुड़गांव या गुरुग्राम पर अधिकार करके पृथ्वीराज चौहान के लिए समस्या खड़ी कर दी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन के खिलाफ अभियान किया और उनका दमन कर दिया। नागार्जुन है उसके भागने के पश्चात उसके सेनापति देवभट्ट ने काफ़ी प्रयास किया था कि वो गुड़गांव पर कब्जा करके रख सके, लेकिन अंत में ये अपने सैनिक सिपाहियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया और पृथ्वीराज चौहान ने इनको अलग अलग जगहों पर सिर को लेकर घुमाया। लोगों को ये दहशत दी कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ यदि कोई सर उठाने का प्रयास करेगा तो उसका ये हश्र हो सकता है, लोगों में डर बैठ जाए, इसलिए उसने सरों को घुमाया था। अब है भंडानकों का दमन। बात आती है कि भंडानक है कौन। देखिए, हम एक छोटा सा एक ओवरव्यू बनाने का प्रयास करते हैं नक्शे का, भारत के नक्शे का। अब यहाँ अपन जानते हैं कि ये अपनी राजस्थान की स्थिति है और राजस्थान की स्थिति में ये अजमेर का इलाका लगभग, और यहाँ है दिल्ली,
तो अजमेर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे और यहाँ ये भरतपुर, धौलपुर, हरियाणा, हिसार, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पे भंडानक जाति है उसने विद्रोह कर रखा था। ये भंडानक जाति एक उपद्रवी जाति थी और वहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशान करती थी। साथ ही साथ जब अजमेर से कोई सैनिक दिल्ली जाते सेना या दिल्ली से अजमेर आती, उनके साथ भी ये झड़प और लूटपाट अक्सर किया करते थे। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ भी बदसलूकी घटनाएं इनके कारण बढ़ती जा रही थी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अलवर, भरतपुर, हिसार, गुड़गांव इन क्षेत्रों का अभियान किया और 1182 के अंदर भंडानकों का पूरी तरह से दमन कर दिया गया। अनेक लोग मार दिए गए, उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई और बहुत से भंडानक इलाके छोड़कर भाग गए। इन सभी घटनाओं का जो जिक्र है वो जिनपति सूरी की प्रारंभिक बातों में मिलता है। उस समय के तात्कालिक ये लेखक हुए जिनपति सूरी, जो इस घटना का उल्लेख करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने किस प्रकार भंडानकों का दमन किया। ये जो हम अपर गांगे की दमन की बात करते हैं, नागार्जुन के दमन की बात करते हैं, भंडानकों के दमन की बात करते हैं, ये सब घटनाएं पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक सफलताएं हैं और उसको एक मजबूत सशक्त शासक के रूप में बताने के लिए पर्याप्त हैं। अब इन घटनाओं के पश्चात बुंदेलखंड के चंदेलों से संघर्ष। अब बुंदेलखंड, देखिए बुंदेलखंड, अपन यहाँ बात कर रहे थे राजस्थान की। अब राजस्थान के इस ठीक ये पूर्वी दिशा पर माने तो यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, इन क्षेत्रों के अंदर ही महोबा और कन्नौज जैसे इलाके थे। कौन कौन से? महोबा और कन्नौज, ये शक्तिशाली शासक थे। तो महोबा या बुंदेलखंड है, उनके शासक और पृथ्वीराज चौहान के बीच टक्कर होना एक ज़रूरी काम हो गया था। अब ज़रूरी क्यों था, उसके भी पीछे देखो कई कारण बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंदेल शासक परमर्दी देव का बुंदेलखंड पर शासन था और उसके दो प्रमुख योद्धा थे, आल्हा और उदल। देखिए कई कंपटीशनों के अंदर ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, पृथ्वीराज चौहान के समय चंदेल शासक कौन थे? तो परमर्दी देव थे। आल्हा और उदल किस प्रमुख शासक के दो योद्धा थे? तो वो किसके थे? परमर्दी देव के। या चंदेल शासक परमर्दी देव के योद्धाओं के नाम बताइए, तो वो थे आल्हा और उदल। तो ये बुंदेलखंड के अंदर अब चंदेलों के साथ संघर्ष का कारण क्या रहा? ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिपाहियों का वध चंदेलखंड के सैनिकों ने या चंदेल वंश के सैनिकों ने कर दिया था। उसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने वो आक्रमण किया। जैसा भी है, इनमें आक्रमण हुआ, परमर्दी देव अलाउद्दीन के साथ संघर्ष हुआ, इनके योद्धा है वो इस युद्ध के अंदर मारे गए। ये घटना 1182 की है। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर अधिकार कर लिया और अपने एक अधिकारी पंजुन राय को यहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया। देखिए इसका नाम कहीं कहीं पंजुन राय आता है, कहीं पुंजन राय आता है, ये लगभग समानार्थी नाम है, वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसको अपना अधिकारी बना दिया। यानी बुंदेलखंड प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने किसे वहाँ नियुक्त किया? तो पंजुन राय को। अब आगे बात करते हैं चौहान चालुक्य संघर्ष। देखिए गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ चालुक्य शासकों का अधिकार है और चौहानों तथा चालुक्यों का संघर्ष कोई नया नहीं था, वो पहले से चला आ रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान के समय भी ये संघर्ष है वो चला। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग कारण मिलते हैं कि ये संघर्ष हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह कर लिया और ये घटना हमें पृथ्वीराज राजों से मिलती है, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी, जो पृथ्वीराज के राजकवि थे। तो पृथ्वीराज राजों से मिलता है कि आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया, जबकि चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय इससे विवाह करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, लेकिन चुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी घटना नहीं हुई और इन दोनों के बीच जो जगदेव परतियार है वो मध्यस्थ बने और इनके बड़े संघर्ष को टालते रहे। लेकिन हम किसी एक इसी कारण को मान के बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं है।
क्योंकि देखिए हम जानते हैं ये इधर अजमेर दिल्ली से रास्ता आ रहा है और इधर ये गुजरात का रास्ता आ रहा है, और आबू के या इन क्षेत्रों के अंदर बात करें, ये क्षेत्रों में आबू में, तो आबू का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में दोनों की सीमाएं लगभग मिल रही है। तो दोनों शक्तियां हैं वो एक दूसरे की सीमा को स्पर्श कर रही है, इसलिए भी दोनों के बीच युद्ध है वो जरूरी सा हो गया था। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हैं उन घटनाओं की जानकारी हमें गोपीनाथ शर्मा के द्वारा दी जाती है कि किस प्रकार ये इनका संघर्ष हुआ था। अब हम बात करें कन्नौज से संघर्ष। ठीक है, देखिए कन्नौज पृथ्वीराज चौहान के समय का शक्तिशाली राज्य था। कन्नौज के शासक इस वक्त थे जयचंद गढ़वाल। दोनों के बीच शत्रुता थी। क्यों? क्योंकि इधर कन्नौज का राज्य वो शक्तिशाली था, दिल्ली पे अधिकार करना चाहता था, और दिल्ली है वो चौहानों के कब्जे में था और वो नहीं चाहते थे कि उनके पास कोई कन्नौज जैसा शक्तिशाली क्षेत्र बना रहे। ये कारण दोनों के बीच युद्ध का था। अगला एक कारण माने तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद, जो कि कन्नौज के शासक थे, उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वजह से भी दोनों के बीच विवाद बना हुआ था। ठीक है, तो कन्नौज के शासक कौन थे? जयचंद गढ़वाल। और जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान दोनों की नीतियाँ क्या थी? राज्य विस्तार। ठीक है, दूसरा पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया, और कहीं कहीं उस समय के राजस्थानी कुछ इतिहासकारों के द्वारा, अन्य इतिहासकारों के द्वारा पता चलता है, आमजन में ये भ्रांति भी है या आमजन के अंदर ये बात भी है कि मोहम्मद गौरी को जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ आमंत्रित किया था कि वो आएंगे तो पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में वो उनका सहयोग करेंगे। और उस समय की एक रचना है पुरातन प्रबंध संग्रह। तो पुरातन प्रबंध संग्रह की हम बात करें तो उससे पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार पर जयचंद ने अपनी राजधानी के अंदर खुशियां मनाई थी। अब हम बात करते हैं संयोगिता की कथा। देखो संयोगिता की कथा है, उसके बारे में भी अपने अपने अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन हम पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई की रचना है, उसकी बात माने तो देखिए हम ये देख चुके हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच शत्रुता थी। इस शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में नहीं बुलाया। यानी जयचंद ने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था और उसी राजसूय यज्ञ के साथ अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखा। उसने आसपास के सभी इलाकों के राजाओं को इसके लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। ठीक है, क्योंकि वो पृथ्वीराज से इस संबंध को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, स्वयंवर की प्रथा हो रही थी, तो अलग अलग राजा ये इस विचार में थे कि संयोगिता किसी को चुनेगी। अब उसी स्वयंवर के द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाकर लगा दी गई और उनको द्वारपाल के रूप में वहाँ खड़ा कर दिया गया, मूर्ति के रूप में। तो जब यहाँ स्वयंवर में ये देखने को मिला कि संयोगिता ने बाकी किसी राजा की बजाय मूर्ति के गले में ही वरमाला डाल दी, और उसी समय पृथ्वीराज चौहान का अपनी सेना के साथ आगमन होता है और वो संयोगिता को ले जाते हैं। हालांकि सैनिकों से झड़प होती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते और पृथ्वीराज जीत जाते हैं। अब इस घटना के ताना बाना बुना गया है, इस पर डॉक्टर RS त्रिपाठी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, विश्वेश्वर नाथ रेऊ, ये कुछ विद्वान इतिहासकार हैं, वो मानते हैं ये घटना केवल प्रमाख्यान है, यानी ये कोई असली घटना नहीं है। वो इसकी ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन वहीं हम डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात करें, जिनकी प्रमुख रचना है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, इस रचना के अंतर्गत वो बताते हैं कि ये घटना बिल्कुल सत्य है और इस घटना का ऐतिहासिक महत्व भी है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, तो ये इन दोनों के बीच संघर्ष का कारण बना। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। देखिए मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना
और गजनी का शासक बनने के बाद उसने भी अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और उसने मुल्तान पर आक्रमण किया 1175। जब मुल्तान पर आक्रमण किया उस समय मुल्तान पर करमार्थी शिया मुसलमानों का शासन था और मुल्तान को गजनी ने कब्जे में कर लिया। गजनी और ये मुल्तान कब्जे में आने के बाद जब गौरी है उसने आगे बढ़ोतरी की तो गुजरात, सियालकोट, लाहौर आदि पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि गुजरात पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तब उनकी हार हुई थी और भारत के अंदर उनकी पहली हार भी थी। लेकिन जो भी है गुजरात, सियालकोट, लाहौर आदि होते हुए वो कहाँ पहुँचे? पृथ्वीराज चौहान के इलाकों पर पहुँचता है। अब यहाँ बात करें तो अलग अलग इतिहासकार का या उस समय के तात्कालिक ग्रंथों की अपन बात करें तो ये सा माना जाता है कि कई बार पृथ्वीराज चौहान और गौरी की झड़पें होती है। यदि हम चंद्रप्रदाय की रचना पृथ्वीराज रासों के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज रासों से पता चलता है कि गौरी और पृथ्वीराज के बीच 21 बार संघर्ष हुआ और गौरी हर बार हारा था और पृथ्वीराज चौहान की हर बार जीत हुई। वही हम हमीर महाकाव्य की अगर बात करें तो पता चलता है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया था। इस प्रकार अलग अलग वक्तव्य प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसा भी है गौरी बढ़ता हुआ कहाँ पहुँच गया? तराइन तक पहुँचा। लाहौर से जब मोहम्मद गौरी चला तो वो तबरिंद क्षेत्र पे उसने क्या कर लिया? तबरिंद क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया। तबरिंद पर अधिकार कर लिया और वहाँ उन्होंने अपने एक व्यक्ति को नियुक्त भी कर दिया। लेकिन नियुक्ति के बाद जब वो आगे कहाँ बढ़े? तराइन की तरफ बढ़े तो तराइन में इनका सामना पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। संघर्ष भी ज़बरदस्त हुआ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के साथ जो उनके दिल्ली के सामंत गोविंदराज थे, उन गोविंदराज के प्रहार के कारण मोहम्मद गौरी घायल हो जाते हैं, भुजा पर लगती है तो वो युद्ध मैदान से भाग जाते हैं और उनकी सेना भी उनके पीछे पीछे भाग जाती है। इस प्रकार मोहम्मद गौरी तराइन के इस प्रथम युद्ध में किससे हार जाते हैं? ये हार जाते हैं किससे? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान गलत कर देते हैं और गलती वो क्या करते हैं कि वो भागती हुई सेना को पीछे नहीं करते। अब यहाँ जब तबर हिंद पर जिन्होंने गौरी ने अपना व्यक्ति नियुक्त किया था उस व्यक्ति को पृथ्वीराज चौहान है वो कब्जे में कर लेता है और से उसका नाम होता है जियाउद्दीन और जियाउद्दीन को वो धनराशि लेने के बाद ही छोड़ता है। अब बात करते हैं तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ। मोहम्मद गौरी हार के चला गया लेकिन वो बैठा नहीं। उसने हारने के बाद दूसरे युद्ध की तैयारियां करनी शुरू कर दी और अगले ही साल वो फिर 1192 में आया और जब दोनों का आमना सामना हुआ चौहान और गौरी का तो गौरी ने पृथ्वीराज को इस बहकावे में रखा कि वो संधि करने के लिए आया है और अपने भाई से संधि की शर्तों के लिए बातचीत करने के लिए दूत को भेज रखा है। उसके बाद आने पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। पृथ्वीराज चौहान इस प्रकार के बहकावे में आ गए। उनकी सेना है वो यूं ही बैठी रही। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक से रात्रि के दौरान ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया। ये अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम था, जब सुबह नहीं हुई थी। ऐसी रात्रि के अंदर चौहान सैनिक है वो संभल नहीं पाए क्योंकि नित्य कार्य में लगे हुए थे, कुछ सोए हुए थे। ऐसी स्थिति के अंदर पृथ्वीराज चौहान हैं वो यहाँ हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के बाहर सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बना लिया जाता है। अब बंदी बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया जाता है इसके बारे में भी अलग अलग ग्रंथों के द्वारा हमें अलग अलग जानकारी मिलती है। कोई एक निश्चित आधार पर एक निश्चित बात हम नहीं कह सकते। जैसे हम पृथ्वीराज रासों की बात करें, चंद्रप्रदाय की रचना पृथ्वीराज रासों के अनुसार जब पृथ्वीराज चौहान को गौरी बंदी बना लेता है तो वो उनको गजनी ले जाते हैं।
गजनी ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया जाता है। और वहाँ जब पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द भेदी बाण परीक्षा देते हैं, तो उस परीक्षा के दौरान वो शब्द भेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी का वध कर देते हैं। और उसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों भी एक दूसरे की आत्महत्या कर लेते हैं, एक दूसरे को मार लेते हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम इसमें लिखा गया है। लेकिन इतिहासकार हसन निजामी जो लिखता है वो कुछ और लिखता है। उनका कहना है कि जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो उनको कब्जे में किया गया, लेकिन गौरी के कहने पर समझौते में हुआ कि वो गौरी के अधीन अजमेर के शासक बने रहेंगे। और ये बात पृथ्वीराज चौहान ने स्वीकार की। और इस बात अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1193 का तारागढ़ अजमेर से एक सिक्का प्राप्त हुआ है। इस सिक्के पर एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मोहम्मद बिन शाम। क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद बिन शाम। देखिए, मोहम्मद गौरी का मूल नाम मोहम्मद बिन शाम ही था। ठीक है, तो इन दोनों के संयुक्त नाम के सिक्के मिलने से ये पता चलता है एक मुख्य शासक था और एक उसका अधीनस्थ शासक था। तो इस सिक्के से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अजमेर है उस पर पृथ्वीराज चौहान ने शायद अधीन रहकर राज करने की बात स्वीकार की थी और बाद में षड्यंत्र रचे जिसका पता गौरी को चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। इस प्रकार की घटना की जानकारी हमें हसन निजामी देता है। कुल मिला के हम निश्चित तौर पे एक बात या एक राय नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण। देखिए, हम इन घटनाओं को देखें तो कुछ घटना ऐसी है जो पृथ्वीराज चौहान है उसको एक योग्य शासक होते हुए भी कूटनीति के रूप में उसको एक अयोग्यता की तरफ धकेल देती है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध सुधारने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। उसने महोबा के चंदेलों से संघर्ष किया, कन्नौज ने उससे संघर्ष किया, गुजरात के चालुक्य से उसका संघर्ष किया। इस प्रकार ये संघर्ष बताते हैं कि पड़ोसी राज्यों के साथ उसके अच्छे व्यवहार नहीं थे या लगातार उसके संघर्ष रहे, इसलिए जब उसको ज़रूरत पड़ी तो उसको कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। तो गुजरात के चालुक्यों से संघर्ष थी तो उसको भीमदेव द्वितीय है वो गुजरात का शासक था और उस पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। अगर उस समय पृथ्वीराज चौहान उसकी मदद करता तो आज उसको उसकी मदद मिल सकती थी, ऐसा नहीं किया। कन्नौज के जयसन से शत्रुता कर ली, वो भी उसको सहयोग नहीं मिल पाया। इसके बाद जब उसने संयोगिता से शादी कर ली तो भोग विलास में डूब गया और विलासी जीवन व्यतीत करने लगा, वो भी उसके लिए एक गलत कार्य साबित हुआ। पड़ोसी राज्यों से उसके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं हो पाए, सबसे लगभग संघर्ष था विजय की नीति के कारण। और एक महत्वपूर्ण जो हम माने वो देखें, तराइन के प्रथम युद्ध में उसने भागती मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा नहीं किया और उस सेना को भागने का मौका दे दिया। यदि वहाँ उस सेना को भागती हुई सेना को पीछे किया जाता तो शायद मोहम्मद गौरी की दोबारा आने की हिम्मत नहीं होती। कूटनीति और दूरदर्शिता का अभाव। पृथ्वीराज चौहान एक योग्य सेनाध्यक्ष था, एक योग्य राजा था, बिल्कुल था, सुरवीर था, इसीलिए उसने अनेक युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उसको दल पंगुल भी कहा गया है, विश्व विजेता के रूप में माना गया है। लेकिन उसमें कूटनीति और दूरदर्शिता का अभाव था। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन। देखिए, पृथ्वीराज चौहान वीर था, साहसी था, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा सेनाध्यक्ष था और अनेक युद्धों को जीतने के कारण वो दल पंगुल या विश्व विजेता कहलाया। ठीक है, उसने अपनी उपाधि ये दल पंगुल दी थी। विद्वान, पृथ्वीराज चौहान के विद्यानुरागी के अंदर गुण को देखें तो कई विद्वानों ने उनसे आश्रय प्राप्त किया था, जिनमें विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जयानक, विश्वरूप, आसादर, राजकवि चंद्रबरदाई। तो उनके राजकवि जो चंद्रबरदाई थे उनकी मूल रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। और इसी से मिलती जुलती एक रचना है जयानक की रचना। ठीक है, जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। इससे भी हमें इस घटना की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार ये जो जीवन चक्र था
या इस प्रकार ये पृथ्वीराज चौहान है उनके साथ हुई घटनाएं हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें अनेक घटनाओं को पूरा वृत्तांत वो समेटने का प्रयास किया गया है, आपके लिए हर दृष्टि से, हर कंपटीशन के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।